Hello everybody, welcome to the UPSC Prelims History Question Discussion of the year 1999. इसके पहले हमने 1993 टू 1998 डिस्कस कर चुके थे हम क्वेश्चंस एंड आज हम 1999 के क्वेश्चंस देखेंगे. तो चलो हम बढ़ते हैं अपने इस सेशन में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन कंसिस्टेंट फीचर फाउंड इन द हिस्ट्री. कंसिस्टेंट फीचर पूछ रहा है फाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ द सर्दर्न इंडिया was the growth of small regional kingdoms rather than large empires. Large empires का जैसे एग्जाम्पल दे दी तो जैसे कि गुप्ता एम्पायर, इसको हम लोग किंगडम नहीं बोलते हैं. उसी तरह से मगध में कौन सा था? मौर्यन एम्पायर, है ना. वैसा कोई एम्पायर साउथ में नहीं था, बल्कि क्या था? स्मॉल रीजनल किंगडम्स. रीजन क्या है आखिर? द एब्सेंस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, too many divisions in the social structure, absence of vast areas of fertile land, the scarcity of manpower. तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी, द एब्सेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फर्टाइल लैंड. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो साउथ इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें हिली टेरेन ज़्यादा है और वहाँ पे एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड की कमी है. इसीलिए ये डिफिकल्ट कर देता है क्या? सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाना, क्योंकि हमें लार्ज ज्योग्राफी देखने को नहीं मिलती है, आई मीन लार्ज एरिया देखने को नहीं मिलती है. इसी वजह से इंस्टेड स्मॉल रीजनल किंगडम्स emerged as the dominant political entities which could better manage their resources and territories within these diverse landscapes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर. कौन कौन? फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज और वेनसांग. अगर मैं आपको बात करूं इसकी तो वेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे. और इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था? रॉबरी के बारे में भी लिखा था कि हर्षवर्धन के टाइम पे रॉबरी थी, है ना. यहाँ पे इनके टाइम पे 2 असेंबली भी हुई थी, इलाहाबाद की और प्रयाग की, आपको अगर पता होगा तो. वेनसांग का हमें पता चल गया हर्षवर्धन के टाइम में, यानी कि ऑलमोस्ट 643 एडी के पहले, है ना, 600s में अगर मैं बात करूं तो. मेगास्थनीज किसके कोर्ट में थे? तो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में. अब हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब लिया था थ्रोन? तो ही एक्सटेंडेड द थ्रोन इन द ईयर 321 BC, है ना. तो यानी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये 400 BC के आसपास की बात बता रहे हैं. फाहियान की बात करूं तो फाहियान किसके कोर्ट में थे? तो फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में थे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे, और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है. और ये गुप्ता एम्पायर थी, यानी ये ऑलमोस्ट 400 टू 500 AD की बात कर रहे हैं हम. इत्सिंग जो थे, हमने पता है कि हर्षवर्धन के बाद वो आए थे, यानी वेनसांग के बाद आए थे, यानी 643 AD के बाद आए थे. अब आप इसको अरेंज कर लो तो अरेंजमेंट में आप देखोगे कि 3 पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, यानी कि 3 1 4 2 कहाँ है? यहाँ है, यानी बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अब देखो, अब मेगास्थनीज को देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य 4th सेंचुरी BC. फाहियान को देख लो किसके टाइम पे थे? ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आए थे, 5th सेंचुरी AD. वेनसांग जो थे ये कब ट्रेवल कर रहे थे? 6 सेंचुरी CE AD. इत्सिंग जो थे वो क्या थे? वो लेट 7th सेंचुरी CE, जो मैंने आपको बताया, है ना. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर. अकबर का टाइम पीरियड अब पहले सोच लो कि क्या था? 1556, यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टू 1605. ठीक है. अब अकबर के टाइम पे एवरी कावलरी मैन, द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 फॉर एवरी 10 कावलरी मैन. मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज. यस, अगर नीड के टाइम पे अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा हॉर्सेज वहां पे क्या होता था? रखने पड़ते थे. तो रीजन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं. Horses had to be rested while on march and replacements were necessary in the times of war. बिल्कुल सही बात है, यानी इसका आंसर हो जाएगा A. ठीक है. बोथ assertion and reason are correct. अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. एक चीज मैं आपको बता दूं कि मनसबदारी सिस्टम आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नॉट करेक्टली, नॉट पूछ रहा है, यानी जहांगीर कैप्टन विलियम हॉकिंस बिल्कुल सही है. अकबर सर थॉमस रो नहीं. सर थॉमस रो किसके टाइम पे आए थे?
जहांगीर के ही टाइम पे आए थे। जहांगीर की टाइम पीरियड क्या थी, 1605 से लेकर के 1627, और सर थॉमस रो 1613-14 के आसपास आए थे। तो ये यानी कि गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि अकबर के टाइम पे पेंटिंग पोर्टुगीज द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी, यूरोपियन पेंटिंग, अगर आपको याद होगा तो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। शाहजहां ट्रेविनियर, अब इससे ना यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है 2020 में। क्या क्वेश्चन था कि जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर जो थे, कौन से ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने बात करी थी किस चीज के बारे में, कौन से ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने बात करी थी डायमंड के बारे में। आई थिंक ये 2018 या 20 का क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे तो हमें तो पता चल ही जाएगा। तो इट वाज जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर। अब आप देखो कि कैसे 20 साल पुराना क्वेश्चन, ये 20 साल बाद पूछ रहे हैं, वो भी ऑप्शन से, इसीलिए मैं कहती हूँ कि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये भी सही है, और औरंगजेब मनुष्य, ये बात भी सही है, यानी कि बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। जैसे देखो जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस आए थे, अकबर के टाइम पे थॉमस रो नहीं आए थे, जहांगीर के टाइम पे आए थे, ठीक है। शाहजहां, जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर, बिल्कुल सही, इन्होंने डायमंड ट्रेड के बारे में बात की थी, विजिटेड टू द गोलकोंडा माइंस आल्सो। औरंगजेब मनुष्य, ठीक है। अब चलते हैं, फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वाज आमिर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर और फैज। अब आपको पता होगा आमिर खुसरो के बारे में हमने ऑलरेडी PYQ में डिस्कस किया था। क्या यही वो स्कॉलर थे जिन्होंने 7 सुल्तान का, दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तान का टाइम पीरियड देखा था। अगर आपको पता हो तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ए, आमिर खुसरो, क्योंकि यही थे जो कि उर्दू में लिखते थे। सो ही वाज द फर्स्ट राइटर। अब देखो आमिर खुसरो 1253 से लेके 1325 के टाइम पीरियड में है। ही वॉज अ पर्शियन पोएट एंड म्यूजिशियन हु ऑफन क्रेडिटेड एज द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। मिर्जा गालिब जो थे वो कहाँ, उर्दू एंड पर्शियन पोएट थे, कब, मुगल एम्पायर में, यानी कि मुगल एम्पायर तो बाद में आई थी। अब देखो, द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, ऑन हुज डेथ दिस, बादायूनी के किसमें कमेंट किया था, किसके डेथ पे, तो ये ऑप्शन था बलबन नहीं, खिलजी नहीं, तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक नहीं। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, क्यों, क्योंकि ये अपनी रिफॉर्म्स के बारे में जाने जाते हैं, और ये सारी रिफॉर्म्स इनकी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। क्योंकि इनकी, अब बोलो कि ऐसा कहते हैं कि ये अपने समय से 200 साल आगे ही सोचते थे, जो कि उस टाइम के लोग नहीं समझ पा रहे थे। रिफॉर्म्स जैसे कि पहला शिफ्ट करा था इन्होंने कैपिटल कहाँ से, दिल्ली टू दौलताबाद, क्यों, क्योंकि मंगोल इन्वेजन उस समय काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था, इस वजह से। सेकेंड, इन्होंने टैक्सेशन इंक्रीज कर दी थी कहाँ, दोआब में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या, सूखा पड़ गया था, राइट, सूखा पड़ गया था दोआब में, फेमाइन आ गया था। थर्ड क्या किया था इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करी थी एग्रीकल्चर की, अगर आपको पता होगा तो, दीवाने को। तो बेसिकली जो भी इनके रिफॉर्म्स थे, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज द टोकन करेंसी, और रोड पे जो है वो करेंसी जैसी कॉपर की बिक्री पड़ी होती थी। तो बेसिकली इनके सारे रिफॉर्म्स फेल हुए थे, है ना। इसीलिए कहा जाता था कि किंग जो थे वो अपने लोगों से फ्री हो गए अपने डेथ के बाद, और लोग किंग से फ्री हो गए उनके डेथ के बाद। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय ज़ैनुल अब्दीन। अब ये किनको कहते हैं, याद रखना, ज़ैनुल अब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज लिबरल पॉलिसीज, अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो स्पेसिफिक फीचर जामा मस्जिद की क्या है, टैरेट, ठीक है। सिमिलैरिटी विद बुद्धिस्ट पगोडास के साथ सिमिलैरिटी, ठीक है। पर्शियन स्टाइल, यस, ऑल 3 आर करेक्ट। सो द आंसर वुड बी 1, 2 and 3। टैरेट की बात करूं तो अगर मान लो कोई इस तरह से कोई कैसल होता था, कोई महल होता था, या फिर कोई मस्जिद होता था, उसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर आपने देखा होगा छोटा सा पिलर या छोटा सा मीनार, है ना, ऐसा सा छोटा सा पिलर या मीनार, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टैरेट। सो बेसिकली बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। अब चलो बी, है ना। टरेट मॉस्क हैज 4 टरेट्स ईच कवर्ड विद पिरामिडिकल रूफ, ओके। अब देखते हैं, ये देखो आप 1775, ठीक है, 1780, 1824 एंड 1836, ये सब क्या क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो फाइनली 1775 जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड है। तो ए का हो जाएगा क्या, सी। अब आप देखो कि ए का सी,
ए का डी, ये भी है गलत, ये भी है गलत, तो ए का सी ये सही है, ए का सी ये सही है। अब देखो 1780 की बात हो रही है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कौन सा कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, यानी 2 का डी, 2 का सी नहीं, 2 का डी, यस 2 का डी यहाँ भी है और 2 का डी यहाँ पे भी है, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस में से कोई होगा। अब आप देखो 1824, तो 1824 जो है वो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का टाइम पीरियड है। अब तो हमें आंसर मिल ही जाएगा, यानी 3 का ए इसमें है, 3 का बी इसमें है, दिस नॉट बी द करेक्ट आंसर, ये होगा करेक्ट आंसर। ये टाइम पीरियड आप जरूर याद कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह के टाइम पीरियड रिलेटेड रिपीट हो जाए आपको आगे। Going on to the next question, अब देखो at the time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, नेपोलियन का राइज हम कब देखते हैं, 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद रॉबस्पियर का राइज होता है। रॉबस्पियर की पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट को कौन ओवरथ्रो करते हैं, नेपोलियन, एंड ही कम्स इनटू पावर इन द ईयर 1798। और 1798 से लेकर के 1815 तक लास्ट में क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि फाइनली नेपोलियन की डिफीट होती है। तो इतने टाइम पीरियड तक कौन रूल कर रहा था, नेपोलियन। अब देखो at the time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governors generals kept the British flag high in India? नेपोलियन का थ्रेट 1813 के टाइम पे, यही जो वाटरलू हुआ है उसके पहले बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था इस, और उस टाइम पे 1813 के टाइम पे कौन थे यहाँ पे, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने ब्रिटिश फ्लैग को इंडिया में हाई रखा था। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है, 1785 टू 1793, है ना, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या है, 1799 टू 1805। हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या है, 1830 टू ऑलमोस्ट 1880। तो बेसिकली हेस्टिंग्स थे उस टाइम पे। और आपको अगर मैं बता दूं, वॉरेन हेस्टिंग का 73 टू 85, तो 1773 टू 1785 था इनका टाइम पीरियड, हेस्टिंग सॉरी वॉरेन हेस्टिंग्स का, राइट। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन पे। तो देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिकॉज कोई भी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं डेवलप हो रही थी, कब, ब्रिटिश रूल के टाइम पे। क्यों, एब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, स्कैर्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या प्रेफरेंसेस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। तो इसका ऑप्शन बहुत ही इजी है, एब्सेंस इंडस्ट्रीज की वजह से, एब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की वजह से इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन ए है, हेवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन या स्टील जो होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये सारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और सपोर्ट नहीं था दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। और हम इंपोर्ट कराते तो इंपोर्ट के हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इंडस्ट्रीज की क्या नहीं हुई थी, डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज की नहीं हो रही थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। तो बेसिकली अगर मैं आपको इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो इसमें जो फर्स्ट जो इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, ही वाज नन अदर देन सत्येंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1863, ठीक है। सो ये फर्स्ट थे जिन्होंने की फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, जिनको की डिसमिस किया गया था वो सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं है, वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं। ये दोनों ही आप पॉइंट याद रखना, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाज डिसमिस्ड, क्योंकि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज 1868 या 1869 में, सॉरी इन्होंने 1869 में क्लियर किया था, और उसके बाद जो है उनको डिसमिस किया गया था। आरसी दत्त, आपको पता होगा कि ही इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया एंड ही रोट अ बुक विच पब्लिश्ड इन 1904, कौन सा, पहले हमने डिस्कस किया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस 1920 में वो इंडियन सिविल सर्विसेज ने ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने 21 में रिजाइन भी मार दिया था, क्यों, इसके लिए नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आप देखो सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग, इन्होंने क्लियर किया बोस ने कब, 1921 में, और 21 में इन्होंने रिजाइन किया। गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो ये बहुत ही इजी वन लाइनर क्वेश्चन है। ही वाज नन अदर देन लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था, 1876 से लेकर के 1880। ही वॉज द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अब देख लो आप, लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड आपको पता है। लॉर्ड मिंटो फेमस हो जाते हैं क्यों, मॉडले मिंटो रिफॉर्म की वजह से, है ना, जो कि 1909 में आया था। डफरिन का आपको टाइम पीरियड पता है, 1884 को 88 में, यानी कि जब कांग्रेस का फॉर्मेशन 85 में बना था, तब ये कौन थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, मिंटो वाइस रॉय कब थे, 5 से लेके 10 तक। लिटन वाइस रॉय कब थे, 76 से लेकर के 76 से लेकर के 80 तक। डफरिन कब थे, 84 से 88 तक। और एल्गिन कब थे, ये थे 62 to 63। ठीक है, 1857 रिवोल्ट के बाद। अब चलते हैं कांग्रेस, ये वाला एल्गिन का आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन, 3P कांग्रेस की पॉलिसी की थी, जो कि मॉडरेट की पॉलिसी थी। कौन सी, 3 P's में कौन कौन सा था, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट। सो ये है अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ कांग्रेस पॉलिसी का प्रेयर पिटिशन कब, ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट के अंडर में ये एंड हुआ था। महात्मा गांधी वाज अ मॉडरेट, ही वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। अरविंदो घोष वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सबसे पहले जो शुरू किया था इनकी गाइडेंस किनकी थी, बाल गंगाधर तिलक। सो द आंसर वुड बी बी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वाज अ लीडिंग फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तिलक वाज अ रेडिकल नेशनलिस्ट हु बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्वराज, मतलब सेल्फ रूल। उन्होंने बोला था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, चलो, द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यही था। ठीक है, आप इसको देखो, 61, 71, 81, 91, यानी कि 31 ईयर्स, है ना। और 9 से 19 के बीच में ओनली 10 ईयर्स, यानी कि शॉर्ट लिव्ड कौन से हो गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म। सो द आंसर वुड बी सी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वेरी इजी, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी, किसकी, मुस्लिम्स की। यही कहते हैं कि यही वो टाइम था जब पहला द फर्स्ट सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया वाज सोन, है ना, by granting separate electorate to Muslims. अब आप देखो, फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में। अब देखो, आपको चंपारण की बात करूं, 1917 में हुआ था। ये एक रीजनल एरिया, रीजनल पॉलिटिक्स था, ऑल इंडिया नहीं था। रॉलेट हुआ था 1919 में हुआ था, आपको पता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था और जालियनवाला मैसेकर के खिलाफ। नॉन कोऑपरेशन 1920 में हुआ था और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, बी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ लेना। असर्शन और रीजन देखो, असर्शन और रीजन। असर्शन, लॉर्ड लिनलिथगो डिस्क्राइब द ऑगस्ट मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रेबिलियन सिंस सिपाही मिटनी। सिपाही मिटनी का मतलब क्या हुआ है, 1857 रिवोल्ट। देयर वाज मैसिव अपसर्ज ऑफ पीजेंट्स इन सर्टेन एरियाज। तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। बिल्कुल सही बात है, पीजेंट्स ने भी इसने, ये जो अगस्त मूवमेंट था, यानी कि कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी अगस्त मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी रिजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी 8 अगस्त को। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है कि कब पास हुई थी, है ना। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। Assertion states that Lord Linlithgow considered the Quit India Movement 1942 to be the most significant rebellion since Sepoy Mutiny of 1857. It highlights the importance and impact of the movement. अब देखो, which one of the following leaders of the Congress was totally in favor of cabinet mission plan? कौन से लीडर कैबिनेट मिशन प्लान किस चीज की बात कर रही थी, कि इंडिया और पाकिस्तान नहीं, टू सेपरेट नेशन की बात नहीं की थी कैबिनेट मिशन ने, जिसके चलते कि डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च किया था किन्होंने, मुस्लिम लीग ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद जिन्ना। ठीक है, और कौन इसके बिल्कुल ही फेवर में थे, ही वाज नन अदर देन सरदार पटेल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
ठीक है, सरदार पटेल वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पटेल वॉज फुली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. He saw it as a practical solution to avoid partition and ensure smooth transition of power. Abdul Kalam Azad जो थे, he was a prominent freedom fighter. Azad was the president of Congress at the time of cabinet mission plan. He was supportive of the plan and worked towards its acceptance. ठीक है, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. अब देखो, विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुक्ड अपॉन अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी. भगवान द्वारा भेजा गया ये अपॉर्चुनिटी है विच वुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज. एक्चुअली जर्मनी अटैक्ड पोलैंड in 1939 and this led to the beginning of Second World War. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो एक तरफ अलाइड पावर, एक तरफ एक्सिस पावर, एक तरफ ब्रिटेन, एक तरफ जर्मनी, इन दोनों में लड़ाई हो रही है. ऑब्वियसली ब्रिटेन इसमें इंगेज होगा. तो इस टाइम पे अगर हम नेगोशिएट करेंगे उनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, या फिर अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया में रेबिलियन करके यूज करेंगे तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. ये चीज कहता था कौन? ये चीज कहते थे नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस. तभी तो इन्होंने आईएनसी छोड़ करके, रिजाइन मार के 1939 में क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया विद द सेम एजेंडा, है ना. सो कैरिस्मेटिक एंड नेशनलिस्ट लीडर, Bose was instrumental in fight for India's independence. He believed in armed struggle and sought international alliance to achieve goal. During World War II, he saw the conflict between Germany and Britain as golden opportunity for India. Bose aligned with Axis power and formed the Indian National Army with the help of Japan. Axis power मतलब Germany, Japan, और allied power मतलब Britain, USA, है ना. एमिंग टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ठीक है, इनका फेमस स्लोगन क्या था? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे. It still wanted a united India and there was to be a federal union composed of British provinces. United India की बात किसने करी थी? साइमन ने. उस समय तो ये बात ही नहीं उठी थी, है ना. 1927. गांधी इरविन पैक्ट 1931 नहीं, इसमें तो बात ही नहीं इस बारे में आई थी. क्रिप्स मिशन 1942 विच टॉक्ड अबाउट डोमिनियन स्टेटस, और ऐसा कुछ यूनाइटेड इंडिया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बात हुआ था. कैबिनेट मिशन 1946 जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस टाइम पे ये बात आई थी और इन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट स्टेट नहीं होंगे, रैदर यूनाइटेड इंडिया एक बनेगा. और इसी के ऑपोजिशन में मई में ये आया. उसके बाद जिन्ना ने, इसी के ऑपोजिशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या इशू किया? डायरेक्ट एक्शन प्लान. की हमें एक, ही असर्टेड व्हाट? टू नेशन थ्योरी. इन्होंने बोला हमें एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए विच इज नन अदर देन पाकिस्तान. ठीक है, चलो. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी. ओके, देखो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स. बिल्कुल, हमने ये पीवाईक्यू में देखा है. अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसमें किन्होंने लिखा था इसको? दीन बंधु मित्रा, इंडिगो कल्टिवेटर्स की एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के. ऑथर ऑफ द प्ले, ठीक है, घाशीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर. अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या विजय तेंदुलकर है. तो बिल्कुल सही बात है, घाशीराम कोतवाल के प्ले के विजय, ये स्टार मार्क कर लो. मे बी ये यूपीएससी के आने वाले एग्जाम में रिपीट हो जाए, फिर आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया. प्ले नवाना बाय नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल. नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है. ये इसको भी स्टार मार्क करो, इसको भी याद कर लेना. याद ऐसे करना कि जो प्ले है नवाना वो बंगाल फेमाइन पे था. ठीक है, बंगाल फेमाइन पे था, लेकिन इनके जो राइटर है ही इज नॉट नवीन चंद्र दास, बल्कि ही इज बिजॉन भट्टाचार्य. बिजॉन भट्टाचार्य. ठीक है, ये याद कर लेना. उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हेविली ऑन पारसी थिएटर. बिल्कुल सही बात है. सी इज द करेक्ट आंसर हियर. अब आप देखो इसको एक्सप्लेनेशन. करेक्ट आंसर क्या है? सी. ये प्ले जो है वो बिजॉन भट्टाचार्य ने लिखा था. ये प्ले फोकस कर रहा था बंगाल फेमाइन पे 1943 के. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. देखो, नील दर्पण क्या है? दीनबंधु मित्रा 1860-61. अब देखो, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या सेट किया था? आपको पता होगा कि इंडिया हाउस सेट किया था लंदन में, राइट. और इसके अलावा श्याम जी कृष्ण वर्मा एक
क्या लिखते थे जर्नल, विच इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा का आपको पता है कि उन्होंने स्टटगार्ड, पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया था 1907 में पहली बार इंडिया का फ्लैग स्टटगार्ड जर्मनी में किसी ने होस्ट किया था, दैट वाज मैडम जी बीकाजी कामा, है ना। तो आपका 21 का क्या हो जाएगा, आप देखो कि 21 का, अभी देखो आप बेसिकली अगर आप देखो तो इसका हो जाएगा आपका 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका बी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। 1 का हो जाएगा आपका बी, और उसके बाद आपका 2 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका सी, तलवार। इनकी जो 1907 स्टटगार्ड जर्मनी में जो इन्होंने फ्लैग को भी होस्ट किया था, और ये आपका पीवाईक्यू है, स्टेट सर्विसेज में आता है। इनका जो जर्नल था इसका नाम था तलवार। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को तो हर कोई जानता है, और एनी बेसेंट की जो एक मैगजीन थी वो क्या थी, ऑब्वियसली एनी बेसेंट की जो मैगजीन थी वो थी दिस, ओके। एंड 4 औरबिंदो घोष का था कॉमनवेल्थ। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखोगे कि औरबिंदो घोष का क्या था, वंदे मातरम, एनी बेसेंट का क्या था, कॉमनवेल्थ, मैडम बीकाजी कामा का तलवार, और श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि यंग इंडिया, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की एक और जर्नल क्या थी, एक थी न्यू इंडिया, किनकी थी, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी, और यंग इंडिया किनकी थी, तो यंग इंडिया गांधी जी की थी, अगर आपको याद होगा तो बेसिकली आप यहाँ से मिला लो कि ए का होगा बी, ए का बी, ओके, ए का बी। अब 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा सी, तो 2 का सी, ओके, 2 का सी, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 2 का सी। अब सी का हो जाएगा डी, अब सी का हो जाएगा डी, आप यहाँ पे देखो 2 का सी, सी का डी, और 4 का हो जाएगा ए, यानी वंदे मातरम औरबिंदो घोष, यानी ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो इसको याद जरूर कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी रेवोल्यूशनरी की है, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चक्की, वीडी सावरकर या भगत सिंह। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका वीडी सावरकर। ये हमने पीवाईक्यू में भी डिस्कस किया है अभी तक जितना किया है उसमें, कि वीडी सावरकर ने अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया था, ठीक है। इसको आप देख लेना, वीडी सावरकर है, he founded Abhinav Bharat in 1904 secret society aimed at overthrowing British rule in India। प्रफुल्ला चक्की से कुछ याद आ रहा है आपको, हाँ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने किंग्सफोर्ट के कैरियज पे क्या किया था, बॉम्ब भेजा था, जिसपे कि गलती से किंग्सफोर्ट की वाइफ और डॉटर की डेथ हो गई थी, है ना। उसके लिए एक को फांसी लगी थी और एक ने सुसाइड कर लिया था। प्रफुल्ला चक्की ने क्या किया था, सुसाइड किया था। ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है कि सुसाइड किसने किया था दोनों में से, तो चक्की ने किया था, प्रफुल्ला चक्की ने। खुदीराम बोस को क्या मिली थी, ही वॉज हैंग्ड, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, आप ये देख लो एक बार कि प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम हमारा आप ले सकते हो इसमें। इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर 120 प्लस, तो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग द पीवाईक्यू, और आपको लाइव डिस्कशन सेशन भी मिलेगा, और आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे कि प्रीलिम्स विल बी नो लेस देन एन केक वर्क फॉर यू। और इसमें अगर जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो अभी आपको न्यू ईयर सेल में डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। 15,000 का कोर्स आपको 12,000 में मिल रहा है। एट द सेम टाइम जीएस और करंट अफेयर आपको 13,000 का कोर्स 10,000 मिल रहा है, अगर आप इस क्रिसमस कोड को यूज करोगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिस आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अभी हम लोग अब 2000 का करेंगे, उसके बाद 2001 का करेंगे, क्योंकि हमने 1999 का फिनिश कर लिया है डिस्कशन, और सिमिलरली हम क्रोनोलॉजिकली टिल 2024 फिनिश करेंगे। Thank you so much then. Have a great day. Study well. Thank you. Bye bye. See you in the next video.